हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल इन्वायरमेंट और जो आप लोगों का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इन दोनों टॉपिक को। तो चलिए, करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह एक बृहद वातावरण में कार्यशील विभिन्न शक्तियों एवं घटनाओं के प्रत्युत्तर में कार्य करता है, यानी उसके बदले में कार्य करता है, जिसमें समग्र रूप से वह समष्टि वातावरण यानी कि मैक्रो इन्वायरमेंट और जो व्यष्टि सूक्ष्म वातावरण होता है यानी माइक्रो इन्वायरमेंट के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो एक इंटरप्रेन्योर होता है वह एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंतर्गत जितनी भी घटके होती हैं, यानी कि जितनी भी शक्तियाँ या फिर जितनी भी घटनाएं होती है, इसके बदले में वह कार्य करता है, जिसमें कि मैक्रो इन्वायरमेंट और माइक्रो इन्वायरमेंट दोनों के रूप में जानते हैं। यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है माइक्रो और दूसरा होता है मैक्रो। ठीक है, तो देखिए, इंटरनल इन्वायरमेंट में आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि इसमें भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठन आते हैं। वहीं पे जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके दो पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है, एक को मैक्रो और दूसरा को बोला जाता है माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैक्रो इन्वायरमेंट क्या है। तो देखिए, मैक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है कि उस बृहद या फिर जो ग्लोबल वातावरण से होता है, जिसके भीतर जो है एक इंटरप्रेन्योर जो है वह कार्य करता है, जिसमें मुख्य रूप से सांस्कृतिक, राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणालियाँ, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी प्रणालियाँ, फिर जो उपभोक्ताओं के समूहों को सम्मिलित किया जाता है, और एक घटक उद्यमी के यानी कि एक इंटरप्रेन्योर के नियंत्रण से बाहर होता है, और एक उद्यमी को अपने क्रियाकलाप का समायोजन एवं संचालन इन्हीं घटकों के मद्देनज़र करना होता है। यानी कि मैक्रो इन्वायरमेंट पे जो होता है वह एक इंटरप्रेन्योर का कमांड यानी कि कंट्रोल नहीं होता है, और एक इंटरप्रेन्योर जो होता है वह मैक्रो इन्वायरमेंट के अनुसार जो है अपने आप को क्या करता है, एडजस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा, तो मैक्रो इन्वायरमेंट में जो आप लोगों का इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, फिर ठीक है, इकोनॉमिकल, फिर सोशल, कल्चर, ये सारे जितने भी हमारे प्रणाली है, ये सारे हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। वहीं पे जो हमारा माइक्रो इन्वायरमेंट है, तो देखिए, माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है, उस आंतरिक वातावरण से है जिसमें एक उद्यमी जो है वह कार्य करता है तथा जिस पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। यानी माइक्रो इन्वायरमेंट पर जो इंटरप्रेन्योर होता है उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल आ जाएंगे, उनकी कार्य प्रणाली, संगठन संरचना, सत्ता और संगठन में सत्ता एवं राजनीतिक आदि को सम्मिलित किया जाता है। एक उद्यमी को अपने बाह्य वातावरण के साथ आंतरिक वातावरण में भी संतुलन एवं तालमेल बनाए रखना होता है। यानी कि एक जो इंटरप्रेन्योर होता है उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ उसे जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच जो है वह तालमेल बनाए रखना होता है। पर्यावरण के सूक्ष्म जांच करने के लिए एक उद्यमी को निम्नलिखित घटकों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जैसे कि ये जो हमारे आर्थिक घटक है, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर हैं, जो कि इकोनॉमिकल फैक्टर हैं वह किसके उदाहरण हैं, तो वह मैक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। देखिए, ऐसे घटक जो होते हैं वह पर्यावरण पर कुछ न कुछ क्या है, प्रभाव डालता है, किंतु उद्योग व्यवसाय पर आर्थिक घटक का अत्यधिक प्रभाव होता है। यानी कि जो हमारे उद्योग होते हैं या फिर हमारे जो बिजनेस है, उनका आर्थिक घटक पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। ऐसा इसलिए है कि उद्योग व्यापार स्वयं एक आर्थिक क्रिया है। यानी कि जो हमारा उद्योग है या फिर जो हमारा व्यापार बिजनेस है, वो स्वयं में क्या है, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य आर्थिक घटक है। आप देखिए, इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक फैक्टर है उसमें कौन से चीज़ आ जाएंगे, तो देखिए, जो हमारे आर्थिक विकास के स्तर हैं, तो देखिए, आर्थिक विकास की अवस्था के चलते ही उद्योग का व्यापार स्वरूप एवं आकार जो है वह निर्धारित होता है, तथा आर्थिक विकास का स्तर व्यवसाय को प्रभावित करता है। और जो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वह किसी व्यवसाय के स्तर को प्रभावित करता है। जैसे कोलगेट कंपनी ने विकासशील एवं विकसित देशों, यानी कि जो हमारा कोलगेट कंपनी था वह विकासशील और जो अविकसित देश के लिए, जहां बाजार में कम आय वाला के लिए कम मूल्य वाली वॉशिंग मशीन का निर्माण किया। इस तरह से विकसित देश विनियोग की दृष्टि से अधिक उपयुक्त नहीं होते, क्योंकि वहाँ की अर्थव्यवस्था विकास के अधिकतम बिंदु तक क्या होती है, पहुंच चुकी होती है। ठीक है, यानी कि लोगों की जिस तरह से उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसी के ध्यान में रखते हुए क्या बनाया जाता है, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सर्विस दिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद है इकोनॉमिक पॉलिसी। अब देखिए सरकार के आर्थिक नीति के अंतर्गत औद्योगिक नीति। अब देखिए इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी आ जाएंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी आदि आते हैं, ठीक है। तो ये सारे घटक हैं हमारे इकोनॉमिक फैक्टर के। तो देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक फैक्टर में कौन कौन से घटक आते हैं। तो आप लोग जितनी भी पॉलिसी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सारे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर के घटक हैं, ठीक है। इन नीतियों के कुछ व्यापार पर अनुकूल तो कुछ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी हैं, इन जितने भी पॉलिसी हैं इनका किसी व्यापार पर फेवरेबल चाहे अनफेवरेबल रूप से जो है वह प्रभाव पड़ता है, और कुछ पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिन पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद है रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स। अब देखिए जब ब्याज की दर कम होती है तो व्यापारी को ऋण आसानी से प्राप्त हो जाता है, यानी कि जब किसी भी इंटरेस्ट का रेट कम होता है तो कोई व्यापारी को क्या होता है कि जो लोन है वह आसानी से प्राप्त हो जाता है, और उद्योग व्यापार की स्थापना भी तेज़ी से होती है। अब चूँकि किसी को पैसे की ज़रूरत है किसी इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए और उसे कम रेट पर ब्याज मिल रहा है, तो क्या होगा कि ऐसे में किसी भी अगर इंडस्ट्री को वह स्थापित करना चाह रहा है, कोई प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो आसानी से कर लेगा। और ब्याज की ऊंची दर प्रगति में बाधक होती है। इस तरह आयकर की दर कम होने से व्यापार और साहसी को प्रोत्साहन मिलता है, और जब इनकम टैक्स का रेट कम होगा तो कोई भी व्यापार यानी कि कोई भी बिजनेसमैन है चाहे इंटरप्रेन्योर है तो उसको क्या मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलता है, और अधिक होने पर इनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनके अपने इनकम पे कर चुकाना होता है, तो यदि उन्हें टैक्स कम देना पड़ रहा है तो उनको एक प्रोत्साहन मिलता है, लेकिन यदि अधिक होगा तो यह टूट जाता है, ठीक है। तो जो हमारे इंटरेस्ट है, रेट है और इनकम टैक्स है, ये सब हमारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर के उदाहरण है। उसके बाद है मार्केट सिचुएशन। अब देखिए बाजार में वस्तु की मांग के अनुसार ही जो है वह एक इंटरप्रेन्योर कोई सी वस्तु का प्रोडक्शन करता है, यानी कि वह अपने मार्केट का ऑब्जर्वेशन करता है और देखता है कि किस वस्तु का डिमांड कितना है, और जिस वस्तु का डिमांड अधिक होता है उसी वस्तु का वो जो है वो प्रोडक्शन करता है, क्योंकि अधिक प्रोडक्शन करने पर किसी भी वस्तु का जो उसका कॉस्ट है वो क्या है कि कम आता है, ठीक है। यदि मांग अधिक है तो साहसी अवसर का लाभ उठाने के लिए अधिक उत्पादन का प्रयास करता है, और मांग घटने पर जो है यदि उसका डिमांड घट जाता है तो वह अपना उत्पादन का स्तर जो है वह कम कर देता है, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है सामाजिक घटक। अब देखिए सोशल फैक्टर क्या है, तो देखिए व्यावसायिक पर्यावरण को सामाजिक घटक भी काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, यानी कि जो एक बिजनेस यानी कि जो एक हमारा इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसको सामाजिक घटक जो है वह काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। समाज में शिक्षा का स्तर, जनसंख्या का आकार, लिंग अनुपात, ये सारे जो हमारे हैं, यानी कि जो हमारा एजुकेशन का लेवल है, पॉपुलेशन का साइज़ है, सेक्स रेशियो, जो हमारे ट्रेडिशन है, लोगों की परंपराएं हैं, लोगों के इंटरेस्ट है, फैशन है, फिर या फिर उनका लाइफ ऑफ स्टाइल है, लोगों के जो आय का स्तर है, इस सारे घटक जो हैं वो हमारे सामाजिक घटक में आते हैं, ठीक है। इनकी अनदेखी करना साहसी जो है वह नहीं कर सकता है, अन्यथा उसे भयंकर परिणाम झेलने पड़ेंगे। यानी कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वह जब किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करता है तो इन सारी चीज़ों को वह ध्यान में रखते हुए करता है। साहसी को अपनी रणनीति इन घटकों को ध्यान में रखकर ही बनानी चाहिए, जैसे उत्पाद का रंग लोगों के विश्वास, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक से जुड़ा हुआ है। कहीं कुछ रंग का शुभ मतलब होता है तो कहीं अशुभ माना जाता है। जैसे मुस्लिम देशों में हरा रंग को शुभ माना जाता है, जबकि मलेशिया में क्या होता है कि इसे अशुभ माना जाता है। फिर सफ़ेद रंगों को शांति का प्रतीक समझा जाता है, जबकि चीन में तथा कोरिया में यह रंग मृत्यु तथा विलाप का प्रतीक होता है। तो साहसी को जैसा देश वैसा भेष वाली नीति अपनाना चाहिए, यानी कि वह जिस भी क्षेत्र या जिस भी फील्ड में वह अपना इंडस्ट्री या प्रोडक्शन कर रहा है तो उस क्षेत्र के लोगों की रुचि, फैशन, उनके ट्रेडिशन क्या है, उनका क्या रीति रिवाज है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इससे किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों का पॉलिटिकल फैक्टर। तो देखिए पॉलिटिकल फैक्टर में क्या जाता है, राजनीतिक उठापटक के चलते भी पर्यावरण प्रभावित होता है। यदि देश में अस्थायी सरकार है, यानी मान लीजिए कि देश में अस्थायी सरकार है तो व्यावसायिक गतिविधियों को प्रसारित होने का अवसर मिलता है, क्योंकि यह शांति और सुरक्षा का माहौल भी देता है। यानी कि पॉलिटिकल फैक्टर क्या है करता है कि शांति और सुरक्षा का माहौल देता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनी रहती है, विकास की गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। इसके विपरीत अस्थिर सरकार के होने से राजनीतिक उठापटक के चलते माहौल क्या है, अस्थिर बन जाता है। यानी कि यदि बार बार किसी भी गवर्नमेंट में यानी कि सत्ता में परिवर्तन हो रहा है तो जो इन्वायरमेंट है वह क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। 1977 में जनता दल की सरकार थी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी की विरोधी थी। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है कि वैसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक देशों में व्यापार करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं,
हम मल्टीनेशनल कंपनी कहते हैं। तो देखिए जैसे कि जनता दल की सरकार थी जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनियां थी उनका विरोधी थी, जिसके चलते कोका कोला और IBM को देश छोड़ना पड़ा था। और जो हमारे कोका कोला और IBM थे यह सब क्या थी, मल्टीनेशनल कंपनियां थी, तो इनको देश छोड़ना पड़ा था। फिर वर्तमान सरकार ने उदारीकरण यानी कि जो हमारे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी थी उसके चलते अपना दरवाज़ा खोला, और जिससे कोका कोला फिर से वापस आ गया। और अब तो वो देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय यानी जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उसकी बहुत सारी जो है वह शाखाएं हैं। उसके बाद है आप लोगों का टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आ जाएगा, तो देखिए तकनीकी का अर्थ होता है उत्पादन के ढंग, विधि या तरीके से। तकनीकी में परिवर्तन उत्पादन, वितरण तथा सेवाओं को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए जैसे नए उपकरण, विचार, प्रक्रिया ने बाजार के हलचल पैदा कर रखी है। मशीनों के उपकरणों का संचालन आज के कंप्यूटर एवं रोबोट द्वारा हो रहा है। यानी कि आजकल मशीनों एवं उपकरणों का जो संचालन है उन्हें यानी कि जो मशीन है, उपकरण है, उन्हें चलाने का काम कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, रोबोट कर रहा है। अतः तकनीकी परिवर्तन की अवहेलना नहीं की जा सकती है। यदि इस दौर में जो एक एंटरप्रेन्योर है हर कदम नहीं हो सका, यानी कि हर कदम पर वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा सका, तो वह बाजार में नहीं टिक सकता है। अमेरिका अपने लिए जो बिजली का उपकरण बनाता है वह 110 वोल्ट के लिए बनाता है, किंतु जो कि अन्य देशों में ऐसी तकनीकी अभी नहीं है, तो अमेरिका दूसरे देशों के लिए क्या करता है, ये उपकरण जो है वह 240 वोल्ट का बनाता है। यानी कि जिस भी देश के अनुसार लोगों का जो इनकम है, जो उन्हें सुविधाएं मुहैया है, उनके अनुसार उन्हें प्रोडक्ट देना। ठीक है, यदि वह इस तकनीकी के घटक का ख्याल नहीं रखे तो वह विद्युत उपकरण बाहर नहीं बिक सकेगा। तो हमारे थे तकनीकी फैक्टर। उसके बाद है वैधानिक फैक्टर, यानी कि जो हमारे लीगल फैक्टर है वह क्या है। तो देखिए सरकार जो है अपनी नीतियों और द्वारा उद्योग व्यवसाय को नियंत्रित करती है, यानी कि सरकार पॉलिसी बनाती है और उसी के अनुसार कोई भी इंडस्ट्री या फिर जो बिजनेस है उसको नियंत्रित करने का काम करती है। और इस घटक के चलते ही पर्यावरण प्रभावित होना स्वाभाविक है, और इस चलते ही क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। कुछ उद्योगों को तो सार्वजनिक क्षेत्र में सुरक्षित रखा जा सकता है और कुछ उद्योग में ढील दी जा सकती है। अब देखिए जैसे कारखाना अधिनियम, ठीक है, मजदूरी अधिनियम, राष्ट्रीयकरण नीति अधिनियम आदि उद्योग व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बसों को CNG से चलाने का आदेश पारित किया, जिसके चलते मोटर गाड़ी का उद्योग पेट्रोल और डीजल की बसें बनता था, उन्हें मजबूरन CNG में बदलना पड़ा। तो जो हमारे लीगल फैक्टर है ये भी प्रभावित होते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट से। और लीगल फैक्टर के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे, जितने भी हमारे एक्ट हैं जो कि चलाने के लिए गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि कारखाना अधिनियम, मजदूरी अधिनियम, तो ये उद्योग और किसी भी बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारे घटक हमारे लीगल फैक्टर में आ जाएंगे। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अब देखिए प्रतियोगी जो घटक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि एक जो प्रतियोगी होता है, जो यानी कि जो एक कॉम्पिटिटर होता है वह अपने इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। एक प्रतियोगी दूसरे प्रतियोगी को, यानी कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर को आगे बढ़ने की होड़ में नए उत्पाद, प्रक्रिया, विचार उत्पन्न करता है। यानी कि एक व्यक्ति, एक जो मार्केटर है दूसरे से आगे निकलना चाहता है, तो इसके लिए क्या करता है कि वह नए नए क्या है कि अपने प्रोडक्ट में कुछ चेंजिंग लाता है, उसमें कुछ बदलाव लाता है और फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, जिसके चलते व्यावसायिक पर्यावरण प्रभावित होता है। फिर प्रतियोगियों और साहसियों के बीच ही नहीं बल्कि यह तो उपभोक्ता के बीच भी चलती रहती है। जैसे कि उपभोक्ता को यदि एक टीवी खरीदना है तो वह पहले सोचता है कि क्या लिया जाए, छोटा, फिर ब्लैक एंड वाइट, या किस तरह का रंगीन लिया जाए, फिर इस तरह के का लिया जाए। तो उसके मन में जो ये अंतर्द्वंद चलता है, यानी कि उसके मन में जो ये विचार उत्पन्न होते हैं, इसका प्रभाव भी जो है वह एनवायरनमेंट पे पड़ता है। तो ठीक है, तो इसके अनुसार जो उपभोक्ता चाहता है उसी के अनुसार जो है वह जो एक एंटरप्रेन्योर है उसे सामान उसे देना पड़ता है बनाकर। ठीक है, तो ये सारे हमारे जो घटक हैं, प्रतियोगी घटक, ये भी हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। उसके बाद देखिए ग्राहक घटक यानी कस्टमर फैक्टर। अब देखिए ग्राहक जो होता है, यानी जो एक कस्टमर है वह बाजार का क्या है, किंग है, जिसकी संतुष्टि तथा आत्मसंतुष्टि जो होता है उद्योग एवं व्यापार के अस्तित्व में टिकाए रखने में मदद करता है। ठीक है, व्यापार के विकास जो है वह व्यापार का विकास जो है वह क्या है कि बहुत ही ज़रूरी है। अतः अब ग्राहक की व्यावसायिक पर्यावरण की दर और दिशा निर्धारित करता है। यानी कि ग्राहक जो है वह किसी भी, यानी कि जो एक कस्टमर है वह किसी भी व्यवसायिक के पर्यावरण की दशा एवं दिशा दोनों को निर्धारित करता है। और एक उद्यमी के लिए उपयुक्त सभी घटक का सूक्ष्म परीक्षण करते रहना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में पर्यावरणीय में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा वह उसका सामना आसानी से कर सके। ठीक है, तो ये सारे हमारे घटक थे पर्यावरण के घटक।
अब देखिए चलिए हम एक बार इसको शॉर्ट में सम अप करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या घटक था। देखिए हमने बताया आप लोगों को कि पर्यावरण के दो तरह का होता है, एक होता है आंतरिक पर्यावरण, दूसरा होता है बाहरी पर्यावरण। आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि भूमि, उत्पादन, पूंजी, श्रम, भवन, संगठन, ये सारे हमारे आंतरिक पर्यावरण हैं। और बाहरी पर्यावरण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक और तकनीकी और फिर प्रतियोगी और ग्राहक, ये सारे हमारे बाहरी पर्यावरण हैं। आंतरिक पर्यावरण में हम लोगों ने समझा कि आंतरिक पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट होते हैं, इस पर जो है वो एंटरप्रेन्योर का कंट्रोल होता है, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उस पर किसी भी कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है वो उसका कंट्रोल नहीं होता है, बल्कि इसके जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके अनुसार जो है एक उद्यमी को, एक साहसी को बदलना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसको अपने अनुसार बदलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बाहरी पर्यावरण के दो अंग थे, कौन कौन, मैक्रो और माइक्रो इन्वायरमेंट। ठीक है, माइक्रो और पहला था मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। ठीक है, माइक्रो इन्वायरमेंट हम लोगों ने देखा। माइक्रो इन्वायरमेंट में तो माइक्रो इन्वायरमेंट में हम लोगों ने देखा कि जितने भी जो हमारे किसी भी संगठन के गोल हैं, ठीक है, गोल हैं या फिर जो भी उनका विजन है, संगठनात्मक संरचना है, ये सारे हमारे जो है वो एक मिनट देखिए मैक्रो जो, एक मिनट फिर से हम इसको समझा देते हैं। देखिए जो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ठीक है, इसके दो अंग हैं, कौन, एक मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। ठीक है, तो मैक्रो इन्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि मैक्रो इन्वायरमेंट में आप लोगों का इकोनॉमिक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है, सोशल फैक्टर आ जाएगा, फिर कल्चरल फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों का जो लीगल फैक्टर है वह आ जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर, ये सारे फैक्टर जो है हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। वहीं पे माइक्रो के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं, तो जैसे गोल, देखिए गोल, ये सब हमारे माइक्रो के उदाहरण हैं। ठीक है, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पर्यावरण के उदाहरण हैं। विजन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये सब हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट के उदाहरण हैं। और माइक्रो इन्वायरमेंट को फिर हम लोगों ने डीपली समझा कि माइक्रो इन्वायरमेंट में के अंतर्गत इकोनॉमिक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे, तो इकोनॉमिक फैक्टर के अंतर्गत वैसे सारे पॉलिसी जो कि एक गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए बनाई जाती है, जैसे कि फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तो ये सब हमारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर हैं। वहीं पे इंटरेस्ट रेट, फिर इनकम टैक्स, ये सब हमारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं, जिससे कि आर्थिक वातावरण जो है वह प्रभावित होता है। उसके बाद सामाजिक फैक्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसमें पॉपुलेशन का साइज, सेक्स रेशियो, रीति रिवाज, परंपराएं, ट्रेडिशन, लोगों के शिक्षा का स्तर यानी एजुकेशन का लेवल, फिर उनके जीवन यापन करने के तौर तरीके, सब हमारे सामाजिक फैक्टर हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल फैक्टर, तो पॉलिटिकल फैक्टर में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वह उदारीकरण के बाद आई और जो है लोगों की आवश्यकता के अनुसार सामानें बनाना स्टार्ट करी। ठीक है, तो ये सब हमारे थे किसके फैक्टर, मैक्रो इन्वायरमेंट के जो है फैक्टर थे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल फैक्टर के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि तकनीकी जो है यानी टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जो है यह जो है वह इन्वायरमेंट के अनुसार जो है वह चेंज होते रहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा प्रतियोगी घटक में हम लोगों ने देखा कि एक कंपटीटर दूसरे कंपटीटर को पछाड़ने के लिए हमेशा जो है वह अपने उत्पाद में कुछ नयापन करते रहता है। ठीक है, उसके बाद ग्राहक घटक, कस्टमर घटक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि कोई भी कस्टमर जो है वह बाज़ार का किंग होता है और किस तरह से वह इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो सारे घटकों हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है पर्यावरण अथवा वातावरणीय मूल्यांकन एवं विश्लेषण, इसको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।